आज हम सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये चैप्टर वैसे हमने चौथे या पांचवें चैप्टर जो सीक्वेंस हमारा है उसमें जाके पढ़ना था, लेकिन हमारे चूँकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका जो गिलगित बल्तिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके थ्रू उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, तो वो चूँकि हमारे इस सेकंड बैच का हमारी क्लास का हिस्सा हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये फिर हमारा जो ये चैप्टर है जो हमने पाँचवें नंबर पे पढ़ना था, इसको हम दूसरे नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल लॉ, ये हमारा चैप्टर है। एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये तीन ऐसी टर्म्स हैं जो जिसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है या ऑर्गेनाइजेशन ये शायद एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले इन तीनों टर्म्स का, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इनका मेजर कॉन्सेप्ट क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं इन तीनों टर्म्स के, तो ये सबसे पहले हम देखेंगे। और उसके बाद अगले स्टेज पे हम इनकी जो एप्लीकेशन है, इनके फंक्शंस क्या हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, मैनेजमेंट के एंड ऑर्गेनाइजेशन के, ये देखेंगे। और उसके बाद डिटेल वाइज हम मैनेजमेंट के जो की कॉन्सेप्ट हैं उनकी तरफ चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट अल्टरनेटिवली यूज़ होने वाली दो टर्म्स हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, उसके बाद हम स्लाइड के टेक्स्ट को रीड करेंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, चीफ सेक्रेटरी पंजाब या सिंध, KPK बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, और इसी तरह जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है, प्रोविंशियल जो मिनिस्टर है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं। जो डिसीजन होते हैं कि कब रिक्रूटमेंट करनी है, वज़ीर आला पंजाब से समरी मंजूर हुई और उसके बाद फिर क्या होता है कि उस मुकम्मल प्लानिंग होती है कि इस पोस्ट के इतने जो टीचर्स हैं ये हमने रिक्रूट करने हैं। जैसे अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट्स हो रही हैं मुसलसल कि हम अब भर्ती करने जा रहे हैं, अब भर्ती करने जा रहे हैं। इसी तरह जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल अपग्रेडेशन है, तो ये डिसीजन कौन करता है, ये भी प्रोविंशियल लेवल पे एक अथॉरिटी, एक बॉडी करती है। जैसे हम कह रहे हैं कि सेक्रेटरी एजुकेशन जो है, सेक्रेटरी हाईएस्ट पोस्ट होती है किसी भी प्रोविंस में एक डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की। तो स्कूल एजुकेशन में चूँकि इस वक्त गुलाम फरीद साहब हैं सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब, और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन जो है डॉक्टर मुराद रास हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये एक टॉप लेवल की मैनेजमेंट है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे अभी थोड़ी देर में बाद। यानी इन्होंने क्या करना होता है, किसी भी इदारे का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने बजट डिसाइड करना होता है कि इसको कितना बजट देना है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोविज़न यही अप्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। इस तरह स्कूल में, या हम क्योंकि स्कूल की बात करेंगे यहाँ पे, तो स्कूल में जो स्टाफिंग है यानी टीचर्स, क्लास 4, हेड मास्टर, एडमिनिस्ट्रेटर्स जितने भी हैं, उनकी रिक्रूटमेंट का जो है टास्क वो किसके ज़िम्मा है, वो भी टॉप लेवल इसके ज़िम्मा होता है, सेक्रेटरी, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, चीफ मिनिस्टर, तो इनके ज़िम्मा होता है। इसी तरह जब वो एक चीज़ डिसाइड कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल SNC जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, 3 फेजेज़ में करना है, तो इसके लिए स्केजुअल आया, स्केजुअल के बाद अब ट्रेनिंग पूरे पंजाब में SNC फ़ेज़ 1 की मुकम्मल हुई। ये किसने कराई, ये टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने ट्रेनर सेलेक्ट किए। इसी तरह नाजरा एक्ट है, 2018 में नाजरा एक्ट आया, अब 2021 में इस पर इम्प्लीमेंटेशन थ्रू लेटर एंड स्पिरिट हर हाल में हर तरह से की जा रही है। तो ये डिसीजन किसने लिया, टॉप मैनेजमेंट में लिया जो प्रोविंशियल लेवल पे बैठी है। अब वो डिसाइड करते हैं, बजट बताते हैं, वो गोल्स या टास्क देते हैं कि ये चीज़ है, ये आपने इम्प्लीमेंट करनी है। किसको, जो लोअर फार्मेशन है, जो नीचे वाला, जो निचले लेवल की जो आप कह लें कि एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है, उसकी तरफ वो क्या चीज़ को आगे मूव कर देते हैं कि ये आपका टास्क है। नाजरा एक्ट फ़र्ज़ करें, हम मिसाल ले लेते हैं कि नाजरा एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ 2018 में, ये नाजरा एक्ट पास हुआ सूबाई असम्बली से, इम्प्लीमेंट हुआ है अब जाके 2021 में एज ए सेपरेट कंपलसरी सब्जेक्ट। तो ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक ये नाजरा है सिर्फ, और ग्रेड 6 से ग्रेड 12 तक स्टेप्स में जो है नाजरा के साथ साथ ट्रांसलेशन भी है, तर्जुमा भी। तो वहाँ पे डिसाइड हुआ, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। कौन कर रहा है, CEO डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो ऑफिसर है
COs के नीचे DOs, डिप्टी DOs, AEOs, ये क्या है, इम्प्लीमेंटर हैं। ये उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं कि हर स्कूल में नाजरा जो है स्केजुअल के मुताबिक, जो हमारे तीसरी क्लास तक हफ्ते में 3 दिन, 5वीं क्लास तक हफ्ते में जो है 4 दिन, इसी तरह 6ठी से 12वीं तक पूरा वीक जो है वो नाजरा पढ़ाया जाएगा। तो वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं। तो उम्मीद है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ लग गया होगा। इस तरह ट्रांसफ़र है, पॉलिसी वो बनाते हैं सूबाई लेवल पर, इम्प्लीमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट बॉडी करती है। तो ये दो चीज़ें हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेशन जो टॉप लेवल की है, दूसरी है मैनेजमेंट जो कि लोअर लेवल की है, मिडिल लोअर लेवल की होती है। अब इसकी हम डिटेल देखेंगे और साथ साथ मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको देता जाऊँगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। डिराइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड मोनिस्टिक। जी सॉरी सर, अभी स्टार्ट में मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। असल में हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, तो काइंडली आप ये SNC और ये नाजरा एक्ट की कुछ डिटेल्स बता सकते हैं सर? ये SNC और नाजरा एक्ट की डिटेल इंशाअल्लाह ताला आपको हर चीज़ मुकम्मल डिटेल में मुतल्लिका चैप्टर्स में मिलेगी। यहाँ पे चूँकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो ये टाइम हम यहाँ पे नहीं कंज्यूम करेंगे। इनका जो हमारा करिकुलम का चैप्टर है वहाँ पे हम SNC को देखेंगे, और आपका जो लास्ट चैप्टर होगा उसमें हम इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की लेटेस्ट स्कीम्स हैं वो सारी इंशाल्लाह उसमें हम देखेंगे। ये चीज़ें जो मैं आपको गाय बगाए एग्जांपल दूंगा वो मैं शामिल कर रहा हूँ नोट्स में। जी तो मोनिस्टिक वर्ड जिसका मतलब क्या होता है, सर्विस या लुक आफ्टर। मोस्टली जो है लुक आफ्टर वर्ड इसका यूज़ किया जाता है ट्रांसलेशन, इसकी ट्रांसलेशन में, मीनिंग में लुक आफ्टर मोनिस्टिक का। तो जैसे मैंने बता दिया कि एक जो मकासद हैं वो सेट किए जाते हैं टॉप लेवल पर, और प्लान बनाए जाते हैं, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट होने के लिए आगे दे दिया जाता है। तो यही बात है इसकी डेफिनेशन में, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी एंड प्लान फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट ऑपरेट्स। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसका काम क्या होता है, गोल, ऑब्जेक्टिव या पॉलिसी प्लान्स को फार्मूलेट करना, जिसकी बेस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन या उसकी मैनेजमेंट वर्क कर रही होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिस्ट्री है BC बिफोर क्राइस्ट 5000 BC 5000 BC बैक पे भी हमें जाके इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की हिस्ट्री मिलती है। प्री 20th जो सेंचुरी 20वीं सदी से पहले तक जो एडमिनिस्ट्रेशन पे मेजर जो काम किया गया वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, यानी इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट की जो थीरीज़ पेश की गई उनको इम्प्लीमेंट किया गया, रिसर्च की गई। तो इस दौरान जो है इस पे ज़्यादा फोकस किया गया। अब एक MCQ बड़ा वेल नोन है मैनेजमेंट का भी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, कि मैनेजमेंट का जो हार्ट ऑफ मैनेजमेंट है और हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है। तो हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टिंग भी कहा जाता है और डिसीजन मेकिंग भी कहा जाता है, यानी ये दोनों जो है हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कंसीडर किए जाते हैं, डायरेक्टिंग भी और डिसीजन मेकिंग भी। इन केस किसी भी क्वेश्चन में आपको ये दोनों मिल जाते हैं, यानी कहीं पे आपको सिर्फ डायरेक्टिंग मिलता है तो आपने डायरेक्टिंग पे टिक करना है, कहीं पे डिसीजन मेकिंग मिलता है तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर टिक करना है, कहीं पे डायरेक्टिंग और डिसीजन मेकिंग दोनों इकट्ठे आ जाते हैं ऑप्शन में तो देन डिसीजन मेकिंग दुरुस्त जवाब आपका कंसिडर होगा, क्योंकि डायरेक्टिंग जो है एक नैरो टर्म है और डिसीजन मेकिंग एक ब्रॉडर टर्म है। और आगे जाके हम देखेंगे भी कि ये वाकई जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन किसी थ्योरी में ये बात पेश की गई थी। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की। अब एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन मैंने वैसे आपको मिसाल में बता दिए थे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स का तयन करना कि वो जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के मकासद क्या होंगे। यानी हम नाजरा एक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो नाजरा एक्ट के मकासद क्या हैं। पॉलिसी फार्मूलेशन, अब इन मकासद के हसूल के लिए क्या किया जाता है, एक पॉलिसी तश्कील दी जाती है। मसलन नाजरा एक्ट की जो पॉलिसी है वो ये बनाई गई है कि नाजरा जो है हफ्ते में 3 दिन जमात जो ग्रेड 1 है यानी पक्की जिसको हम कहते हैं उससे लेकर ग्रेड 3 तक ये 3 दिन हफ्ते में जो एक पीरियड रोज़ाना नाजरा पढ़ाया जाएगा। इसके लिए जो पाराजात हैं उनकी भी तकसीम की हुई है। इसी तरह चौथी और पाँचवीं के लिए हफ्ते में 4 दिन और छठी से 12वीं तक हफ्ते में पूरा हफ्ता ये चलेगा और साथ ये भी है कि विद ट्रांसलेशन होगा नाजरा। अब ये इस तरह की एक पॉलिसी बनाई गई। नाजरा टीचर जो है वो रिक्रूट किया जा रहा है। सेक्रेटरी एजुकेशन की लास्ट मंथ जो है वो कोर्ट में
एक हेयरिंग थी, वहाँ पे भी उन्होंने यही कहा कि हम इस पर पॉलिसी तश्कील दे रहे हैं कि हर सरकारी स्कूल में हम एक नाजरा टीचर जो है रिक्रूट करेंगे। तो पॉलिसी बनाई जाती है उन मकासद के असूल के लिए, फिर डिसीजन मेकिंग, फिर डिसीजन लिए जाते हैं कि ये जो पॉलिसी हमने बना लिया किसका क्या रोल होगा, ठीक है। तो ये आपने जो है ये काम ऐसे ऐसे करना है, डिसीजन लिए जाते हैं। बजटिंग, उसके लिए कितना हमारा टोटल इस्टीमेट कितना है, कितना हमारे पास रेवेन्यू अवेलेबल है, कितना मज़ीद हमें चाहिए होगा, तो बजटिंग की जाती है। इतना हमारे पास रेवेन्यू है, इतनी इनकम है, इतना एक्सपेंडिचर है। रिक्रूटमेंट, उसके लिए फिर क्या किए जाते हैं, टीचर्स की रिक्रूटमेंट, क्लास 4 हेड मास्टर, प्रिंसिपल, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वगैरह, उनको रिक्रूट किया जाता है और ट्रेन करता है। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं। यानी ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करना, पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना, डिसीजन लेना, बजटिंग करना, रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग, ये एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब पॉलिसी बन गई, प्लान बन गया, बजट फाइनल हो गया, टीचर रिक्रूट हो गए, उनकी ट्रेनिंग कर ली गई। यानी नाजरा टीचर की मिसाल आपने अपने माइंड में रखनी है कि नाजरा टीचर, फ़र्ज़ करें पंजाब के 52,000 सरकारी स्कूलों में हर स्कूल में एक नाजरा मेल और फीमेल टीचर रिक्रूट हो गया, उसकी ट्रेनिंग हो गई। अब अगला काम किसका होगा, मैनेजमेंट का। डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैनेजमेंट, ये टॉप लेवल की है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, इसके बाद मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर, ये आते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आप आ जाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल की, चूँकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं हैं या टीचिंग डिपार्टमेंट से नहीं हैं, तो उनको शायद आइडिया नहीं होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन होती है एजुकेशन की, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो अगर हम जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है यानी कॉलेज लेवल पे अगर हम बात करें, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस होता है, जिसके नीचे पूरे डिस्ट्रिक्ट के मेल बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो कॉलेजेस होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें स्कूल साइड पे, तो स्कूल साइड पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक CEO होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पहले इसका नाम EDO होता था, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एजुकेशन। आजकल जो है इसका नाम तब्दील होकर CEO 2017 में तब्दील हुए थे, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी, CEO DEA हर डिस्ट्रिक्ट का होता है। उसके नीचे फिर डिफरेंट जो है इसकी और अथॉरिटीज़ होती हैं लोअर फॉर्मेशन में, वो हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर में आगे जाके देखेंगे। आप ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोअर, मिडल और लोअर एडमिनिस्ट्रेशन है, जब इसको मैनेजमेंट कहते हैं, इसका काम क्या होता है कि जो पॉलिसी बनाई गई, प्लान बनाया गया, इसको इम्प्लीमेंट करना, जो मकासद हैं उनके असूल के लिए काम लेना दूसरों से, यानी अपने से नीचे जो मौजूद वर्किंग स्टाफ है, वर्किंग टीम है, उनसे काम लेना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी, मैनेजमेंट की। यानी गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑब्जेक्टिव्स, ये एक लैटिन वर्ड बेनूस से डिराइव किया गया जिसका मतलब हैंड होता है। तो इसका काम क्या होता है, प्रोसेस का। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, ये याद रखिएगा, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन भी एक प्रोसेस है और मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम हमने बता दिया। मैनेजमेंट का काम ये है कि जो पॉलिसी, प्लान तश्कील दिए गए, जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए, उन ऑब्जेक्टिव्स के हसूल के लिए काम लेना, इम्प्लीमेंट करना उस पॉलिसी को। प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द अदर्स फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब जैसे ऊपर हमने बात की, हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टिंग या डिसीजन मेकिंग है, और हार्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है ये प्लानिंग है। पहली मरतबा 1923 में एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट इन वर्ड्स की तकसीम की गई कि ये मैनेजमेंट और चीज़ है और एडमिनिस्ट्रेशन और चीज़ है। किसने की, ओलिवर शेल्डन ने अपनी एक किताब फ़िलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट में दोनों वर्ड्स का तस्करा करके इनको डिफ्रेंशिएट किया। शेल्डन ने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसका काम क्या है, डिसीजन मेकिंग फंक्शन। ये ऊपर हमने कहा कि जो हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी डिसीजन मेकिंग है। तो शेल्डन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कैसा प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग फंक्शन है या प्रोसेस है, जबकि मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, एग्जीक्यूशन है। जो डिसीजन लिया गया तो उसको इम्प्लीमेंट कराने का फंक्शन जो है वो किसका है, मैनेजमेंट का है, यानी एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूशन फंक्शन है इसका। तो ये इन दो टर्म्स में डिफरेंस है। अब इसके फंक्शन है मैनेजमेंट के, जो पॉलिसी बनाएगी उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग के काम कैसा हो रहा है उसको एग्जीक्यूट करना, मॉनिटर करना, इंस्पेक्ट करना, उसको सपोर्ट करना, उसमें बेहतरी के लिए जो है रास्ते हमवार करना। उसके बाद ये जो मैनेजमेंट है ये एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। यानी हम अगर आपसे कोई पूछे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट है उसमें प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, चूँकि हमने बात की है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट हैं स्टार्ट में इंडस्ट्री से रिलेटेड थी, फैक्ट्री से, प्रोडक्शन से रिलेटेड थी,
तो इसलिए कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट है, यानी जो एक फैक्ट्री के अंदर जो मैनेजर था उसका काम क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पे हम क्या चीज़ प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे, लर्निंग को, जो हमारी नेशनल और सोशल एजुकेशनल जो डिमांड्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन हमारी एजुकेशन में प्रॉफिट होगी। तो इसका काम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, प्रॉफिट मेकिंग, और ये कहाँ पे होती है, जैसे मैंने पहले बताया मिडिल और लोअर लेवल पे होती है। और इसका काम डूइंग फंक्शन है, काम को करना है। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। हु विल डू द वर्क एंड हाउ विल इट बी डन। तो ये बेसिक डिफरेंस था एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे एक वर्ड जो है इसके लिए एक इदारा भी यूज़ होता है, तंजीम भी यूज़ होता है। मुनज़्ज़म अंदाज में काम करना ये ऑर्गेनाइजेशन है या तंजीम है। और इदारा भी, जो फॉर्मल कोई भी इदारा है वो भी एक मुनज़्ज़म ग्रुप होता है लोगों का जो कि मिलकर किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के असूल के लिए काम कर रहे होते हैं। स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक हेड टीचर होता है, उसके नीचे क्लर्क, और उसके नीचे सेकेंडरी स्कूल में SST सेकेंडरी टीचर होते हैं, एलिमेंट्री विंग में एलिमेंट्री, प्राइमरी विंग में प्राइमरी टीचर, उसके पास क्लास 4 होते हैं, माली होते हैं, PN होते हैं, जो कि स्कूल के मुख्तलिफ अमूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आपस में तकसीम होती है। तो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हर एक बंदे की अपना एक स्पेसिफिक रोल है। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो वो ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरऑल गोल्स हैं उनके असूल के लिए ये मिल के काम कर रहे होते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ कॉन्शियसली स्ट्रक्चर सेटिंग टू अचीव ग्रुप गोल्स। तो ग्रुप के गोल्स को अचीव करने के लिए मिलकर जो लोग काम कर रहे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह की होती है, एक फॉर्मल और दूसरी इनफॉर्मल। जो फॉर्मल है इसके नाम, फॉर्मल वर्ड जब भी आएगा तो आपने याद रखना है कि कोई भी, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो टीचिंग मेथड है, चाहे वो असेसमेंट है, चाहे वो करिकुलम है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे फॉर्मल का वर्ड यूज़ होगा, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे बाकायदा पहले ऑब्जेक्टिव बनाए गए, फिर प्लानिंग की जाती है, फिर जो वर्क है उसकी तकसीम की जाती है कि ये काम जो है ये इसके ज़िम्मे होगा, काम को ऐसे किया जाएगा, ये उसका स्केजुअल होगा, ऐसे उसकी असेसमेंट की जाएगी। यानी फॉर्मल में बाकायदा प्लानिंग में सिस्टमेटिक स्टाइल में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके एक काम किया जाता है। और इनफॉर्मल का वर्ड इसके बरक्स जब भी आएगा तो ये सडन होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अचानक से, बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर किसी तैयारी के और बग़ैर किसी स्पेसिफिकेशन से, अचानक से रैंडमली किसी भी काम को करना। असेसमेंट है, वो टीचिंग है या वो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये इनफॉर्मल होगी। तो फॉर्मल क्या है, वेल डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर एंड डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़। तो हर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फिर प्लानिंग होगी, फिर उसकी तकसीम होगी, डिवीज़न ऑफ वर्क होगी, फिर उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट भी होगी, सुपरविज़न और असेसमेंट। इनफॉर्मल क्या होती है, ये रैंडम है। यहाँ पे जैसे हमने बात की ऊपर के ऑर्गेनाइजेशन जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल है वर्किंग टुगेदर, काफ़ी सारे लोग जो अपने एक तंजीम के, एक इदारे के मकासद के लिए मिल के काम करते हैं, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इनफॉर्मल में ये होंगे वही लोग, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो इनफॉर्मल होगा, यानी प्लानिंग के तहत, किसी स्ट्रक्चर के तहत नहीं होगा। इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल कहते हैं दो लोगों के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, दैट अराइज व्हेन पीपल एसोसिएट विद वन अनदर। लोग जब एक दूसरे से किसी भी निस्बत से जुड़ते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब अहमियत क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, एक इदारे की, तंजीम की। इसमें सबसे पहले स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे मैंने स्टार्ट में एग्जांपल दिया, एक हेड टीचर है, उसका काम पूरे स्कूल को कंट्रोल करना है। क्लर्क का काम स्कूल का जो वर्क है, रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। हेड की असिस्टेंस है। इसी तरह टीचर्स का काम टीचिंग करना है। PN का काम जो है वो पीरियड तब्दीली पे बेल बजाना है, टीचर से और क्लास से अटेंडेंस वगैरह कलेक्ट करना है। इसी तरह गेट कीपर का काम गेट को खोलना बंद करना है। सिक्योरिटी गार्ड का जो काम है वो स्कूल की सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। स्कूल कौंसल का काम स्कूल के तमाम मामलात को मशावरत के साथ एक फ़ाइनल शक्ल देना है। तो स्पेसिफिकेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेसिफिकेशन होती है कि फ़लाँ का ये काम है। उसके बाद रोल क्लैरिटी, हर एक को पता चल जाता है कि मेरा ये किरदार है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये मैंने पूरी करनी है। और इसके साथ साथ इस तरह से फिर क्या होता है कि जो स्कूल के वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, वो ऑप्टिमम उनकी यूटिलाइजेशन होती है।
टीचर्स के, स्टूडेंट के, हेड के, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के, स्कूल और सोसाइटी के दरमियान इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है जिसको हम इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन या कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। अडॉप्शन टू चेंज, नई कोई भी तब्दीली आती है तो चूँकि ये मिल के काम कर रहे होते हैं तो इनको ट्रेन किया जाता है और नई तब्दीली जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब लोग मिल के काम करते हैं तो वो इदारा मज़ीद फलता फूलता है। जैसे काफ़ी सारे जो टीचर्स हैं, इंचार्ज हैं क्लास के, वो मिलकर काम कर रहे होते हैं कि इस दफ़ा जो है हमारी जो बोर्ड में पोजीशन है, हमारी पैक में पोजीशन आए तो स्कूल की पब्लिसिटी करेंगे। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी ऑर्गेनाइजेशन की एक अहमियत है। तो ये 3 जो बेसिक टर्म्स थी उनमें डिफरेंस। अब हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखेंगे, वही चीज़ें जो ऊपर हमने डिस्कस की हैं उनका एक दफ़ा रिव्यू लेंगे। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहले डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स बाय डायरेक्टिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। जो गोल्स एडमिनिस्ट्रेशन ने डिटरमाइन कर लिए हैं उनके हसूल के लिए चीज़ों को मुकम्मल करना, जो टास्क दिए जाते हैं उनको पूरा करना, ये मैनेजमेंट कहलाता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ कंसर्न्ड विद फार्मूलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स, प्लान एंड पॉलिसीज़। इसका काम क्या होता है? पॉलिसीज़, प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स तश्कील देना। अब नेचर क्या होती है, जैसे हम बात कर चुके हैं जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये इस स्लाइड के बाद आपकी आवाज़ एंड पे पूछूंगा सर। जी मैंने कहा सर इस स्लाइड के एंड पे पूछेंगे सर। जी ठीक है। नेचर, तो डिसीजन मेकिंग फंक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट का है, और प्रोसेस डिसाइड व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन, और हु शुड डन एंड हाउ शुड ही डन इट। फंक्शन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन है और इसका थिंकिंग फंक्शन है, डिसीजन मेकिंग है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का, और मैनेजमेंट जो है वो डूइंग फंक्शन है। स्किल्स, 3 तरह की स्किल्स होती हैं लीडरशिप में, ये आज ही हम पढ़ेंगे, ह्यूमन, टेक्निकल और कॉन्सेप्चुअल। तो जो इनकी डिटेल हम अगली स्लाइड में शायद देखेंगे या उससे नेक्स्ट में। तो स्किल्स जो है ये 3 तरह की होती हैं, लीडरशिप स्किल्स, कंसेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, और टेक्निकल और ह्यूमन जो है ये मैनेजमेंट की हैं। टेक्निकल कोई भी काम से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो होती हैं। ह्यूमन जो है और कंसेप्चुअल की हम अगली स्लाइड में बल्कि डिटेल में देख लेंगे। उसके बाद है लेवल्स। हमने बात की है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये टॉप लेवल का फंक्शन है, यानी हायर जो प्रोविंशियल लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं ये उनका फंक्शन होता है, जबकि मैनेजमेंट मिडिल और लोअर लेवल फंक्शन होता है। इस तरह इन्फ्लुएंस, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये इन्फ्लुएंस होती है कहाँ से? पब्लिक ओपिनियन से, गवर्नमेंट की पॉलिसी से, मजहबी तंजीमों से, और जो कस्टम्स होते हैं उनसे। यानी जैसे ही कोई प्रेशर पड़ता है, जैसे आप देखें कि रिसेंटली लास्ट ईयर में हमारे तमाम जो दरसी कुतुब थी उसमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो है वर्ड ऐड किया गया है। तो ये जो मजहबी हमारी जितनी भी तंजीमें थी उन्होंने बार बार इस चीज़ पे ज़ोर दिया। तो इस तरह की जो डिसीजन होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करती है तो वो पब्लिक ओपिनियन से, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेशर से अपने डिसीजन जो है वो लेते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है इसके डिसीजन से इसके डिसीजन कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं? वैल्यूज़, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड डिसीजन ऑफ द मैनेजर। इसमें जो एक मैनेजर जो लीडर है जो उस टास्क को कंप्लीट करा रहा है तो सिर्फ उसकी ओपिनियन, उसकी वैल्यूज़ देने से, बिलीव से या डिसीजन से यहाँ पे जो मैनेजमेंट के ओवरऑल डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होते हैं। जी आपका क्या क्वेश्चन था? सर वो लास्ट स्लाइड पे था अपना इंटरपर्सनल ना, तो इसको मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस है? जो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी आप एक स्कूल के टीचर हैं, 4 टीचर हैं, तो 4 टीचर हैं तो चारों के जो आपस में रिलेशन हैं ये होंगे आपके इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के 4 लोग आप हैं तो उनके आपस में जो रिलेशन है वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हैं तो ये होंगे इंट्रापर्सनल।
अब एक इदारे के आप 4 टीचर हैं तो दूसरे स्कूल के किसी टीचर के साथ, कम्युनिटी के किसी मेंबर के साथ, हायर अथॉरिटी में यानी इस ऑर्गेनाइजेशन से हट के किसी और के साथ आपके जो रिलेशनशिप होंगे उनको हम कहेंगे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी आप किसी एक ऐसे नेटवर्क या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जहाँ पे आपके दूसरे आपके कोलीग्स के साथ रिलेशन है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंट्रापर्सनल। आपकी ऑर्गेनाइजेशन से हट के किसी और ऑर्गेनाइजेशन के किसी टीचर के साथ, किसी सपोर्टर ट्रेनर के साथ आपके रिलेशन है तो वो इंटरपर्सनल बन जाएंगे। जी इसी तरह सर अगर ट्रैफिक की बात करें तो विद इन सिटी जो है वो इंट्रा सिटी ट्रैफिक होगी। हाँ जी, इंट्रा सिटी। ठीक हो गया सर। सर थैंक यू। मैनेजमेंट रोल्स, मैनेजमेंट के जो की रोल्स हैं ये 3 रोल्स हैं, इसी तरह 3 स्किल्स हैं। हेनरी मिंट्सबर्ग ने 3 जो की रोल्स हैं ये बताया, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल। तो मिंट्सबर्ग के नज़दीक ये 3 जो रोल्स हैं मैनेजमेंट, जो अच्छा एक मैनेजर है उसमें जो है वो लाजमी मौजूद होने चाहिए। सबसे पहले इंटरपर्सनल और उसके बाद इंफॉर्मेशनल और तीसरे के नंबर पे डिसीजनल रोल। अब जो इंटरपर्सनल रोल हैं इसमें मज़ीद 3 सब रोल हैं। इंटरपर्सनल जैसे अभी डिस्कस हो चुका है, इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद पीपल इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इनसाइड या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन आपके किसी अपने कुलीग्स के साथ, किसी ट्रेनर के साथ, टीचर के साथ, सपोर्टर के साथ कोई रिलेशन है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल रोल इसका कहते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले फिगर हेड, फिर लियाइज़ान और फिर लीडर। तो फिगर हेड में क्या होता है कि एक इदारे के अंदर एक लीडर की जो फॉर्मल आप कह लें कि उसका जो ओहदा है, उसकी जो पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, फिगर हेड, फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल का जो हेड मास्टर है वो उसका फॉर्मल अथराइज्ड है, ऑफिशियली उसको अनाउंस किया गया है, उसको डिजिग्नेट किया गया इस पोस्ट के लिए कि आप इस स्कूल के सरबराह हैं। तो फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये इंटरपर्सनल रोल में फिगर हेड है। अब ओब्वियसली इसने स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करने होते हैं। दूसरा है लियाइज़ान। लियाइज़ान में क्या होता है कि अब जो लिंकेज है ऑर्गेनाइजेशन का, उस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ग्रुप्स के साथ, कम्युनिटी के साथ जो लिंकेज है इसको लियाइज़ान, राब्ता कहते हैं। लियाइज़ान का लफ्ज़ी मतलब होता है लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ग्रुप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे स्कूल काउंसिल है, कम्युनिटी है, पेरेंट्स हैं, इसी तरह जो हमारे डिफरेंट NGOs हैं, तो उन सब के साथ जो लिंक होता है एक मैनेजर का, एक हेड का, इसको लियाइज़ान कहा जाता है। और लीडर क्या होता है, वो बंदा जिसके अंदर ये सलाहियत हो कि दूसरे लोगों को वो मोटिवेट भी करे, गाइड भी करे, ताकि वो मोटिवेट हो के जो टास्क है उसको अच्छी तरह परफॉर्म करें, इसको हम लीडर कहते हैं। तो इंटरपर्सनल रोल, इंटरेक्शन है एक लीडर का दूसरे लोगों के साथ, अपनी इदारे के अंदर भी, अपने इदारे के बाहर भी। 3 तरह से इसकी 3 टाइप्स हैं। फिगर हेड फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव होता है ये एक इदारे का। लियाइज़ान इसका काम जो है मरबूत राब्ते कायम करना ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ग्रुप के साथ। और लीडर ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो टीम है उसको मोटिवेट और गाइड करता है परफॉर्मेंस के लिए। दूसरे नंबर पे है इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल में इसका काम क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को बाहर से कलेक्ट करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक स्प्रेड करना और अपनी जो इंफॉर्मेशन है इसको डिसिमिनेट करना, जहाँ तक इसको पहुँचाना है वहाँ तक उसको पहुँचाना, यानी हायर अथॉरिटी तक, बाहर पेरेंट्स तक। तो ये इसका इंफॉर्मेशनल रोल होता है। इन्वॉल्व कलेक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट मे बी मॉनिटर। इसका पहला काम इंफॉर्मेशनल रोल में मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग क्या होता है, ये मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, सुपरविजन, मेंटोरिंग, ये भी इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर में आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। तो मॉनिटरिंग का काम क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस को, दूसरों की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना, इसको मॉनिटरिंग कहते हैं। तो इंफॉर्मेशनल रोल में पहले ये ऑब्जर्व करता है, ऑब्वियसली वो ऑब्जर्व करेगा तो अपनी इंफॉर्मेशन को बाहर भेज सकेगा। उसके बाद है डिसिमिनेटर। डिसिमिनेटर में ये एक स्पोक्स पर्सन होता है, फोकल पर्सन होता है, जिसमें ये डिसिमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को। बाहर से मालूमात आई तो अपने इदारे के सारे टीचर्स को, नाज़रा एक्ट आया तो उसने बता दिया कि भाई फ़लाँ आपने जो है प्राइमरी टीचर्स आप जो 4 हैं तो आपने अपनी क्लासेस का मुझे टाइम टेबल बना के दें कि आप जो है किस दिन किस तरह से ये पढ़ाएंगे। इसी तरह उनके जो इश्यूज़ हैं वो हायर अथॉरिटी तक, कोई बच्चे के रिज़ल्ट्स अच्छे आए हैं तो कम्युनिटी तक
उनके पेरेंट्स को कॉल करना, स्कूल काउंसिल को बुलाना, इलाके के बड़ों तक स्कूल की जो अचीवमेंट्स हैं वो डिस्कस करना। तो स्पोक्स पर्सन हु डिसमिनेट इंफॉर्मेशन इनसाइड और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरे नंबर पे इंफॉर्मेशनल रोल जो है वो एंटरप्रेन्योर रोल है। इसका काम क्या होता है कि बाहर के माहौल में अगर कोई तब्दीली आई है, कोई नया चेंज आया है, कोई आप कह लें कि एडवांसमेंट आई है, तो उस एडवांसमेंट को क्या करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने इदारे के अंदर इम्प्लीमेंट कराना। तो इनिशिएट चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट आउटसाइड शिफ्टिंग कंडीशन। तो जो चेंजेस आती हैं, जो बाहर के माहौल में कोई तब्दीलियाँ आती हैं, कोई मॉडर्न असेसमेंट का, करिकुलम का, टीचिंग मेथड कोई आ जाता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना कहाँ पे, अपने इदारे के अंदर। तो ये एंटरप्रेन्योर रोल इसका हो जाएगा। उसके बाद है डिसीजनल रोल। अब चूँकि हमने पहले बात की है, फिगर हेड है वो एक फॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसके पास ओब्वियसली डिसीजन लेने के भी अख्तियारात होंगे। तो डिसीजनल जो रोल्स होते हैं, ये एक फॉर्मल अथॉरिटी है जो कि एक मैनेजर को एम्पावर करती है इस बात के लिए कि वो स्कूल के लिए डिसीजन ले। मसलन स्कूल के लिए कहाँ पे ग्रासी लान बनवाना है, प्लेग्राउंड को कैसे सेट करना है, किस टीचर को कितने पीरियड्स देने हैं, तो ये उसका क्या कहलाएगा, डिसीजनल रोल कहलाएगा। रिसोर्स एलोकेटर अलॉट और डील आउट रिसोर्सेज, स्कूल के जो वसाइल हैं उनकी तकसीम है, मसलन फर्नीचर है, क्लासरूम्स हैं, इसी तरह स्पोर्ट्स आइटम्स हैं, लॉन्स हैं, प्लेग्राउंड्स हैं, बाउंड्री वॉल्स हैं, लैब है, इसी तरह लाइब्रेरी है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो हैं ये किस तरह किसको एलोकेट करेगा, स्टूडेंट को, टीचर्स को, उनकी असाइनमेंट, उनकी जो टास्क हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये रिसोर्स एलोकेटर होता है। उसके बाद निगोशिएटर, स्कूल में किसी किस्म के कोई मसाइल बन जाते हैं तो टीचर्स के दरमियान, टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान, टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान, तो इसका काम निगोशिएशन है। कोई भी इशू आ जाता है तो उसको ख़त्म करना जो है वो किसका काम होता है, मैनेजर का काम होता है। डिसीजन एंड एट एग्रीमेंट, तो यहाँ पे जो उसके डिसीजन जितने भी होते हैं वो किसी यानी नताइज निकालना, कोई मसला बन गया तो उसको फाइनल शेप देना। डिसीजन एंड्स एट एग्रीमेंट। तो ये तीन रोल्स हैं, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल और डिसीजनल रोल। हेनरी मिन्सबर्ग ने ये तीन रोल बताए थे। उसके बाद है मैनेजमेंट स्किल्स। रॉबर्ट कार्ड्स ने 3 स्किल्स बताएं कि एक लीडर या मैनेजर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर ये मौजूद होने चाहिए। सबसे पहले है टेक्निकल स्किल्स। तो टेक्निकल स्किल्स क्या होती हैं, जो वो काम जो फिज़िकल टास्क होता है उसको परफॉर्म करने की जो सलाहियत है, इसको हम टेक्निकल स्किल्स कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे ह्यूमन स्किल, यानी कोई मैनुअल टास्क है जिसमें उसने कोई मॉडल बनाना है, कोई स्कूल के प्लेग्राउंड का कोई स्ट्रक्चर बनाना है, लैब को तश्कील देना है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की जो स्किल्स उसकी कहलाएंगी एक स्कूल के, चूँकि हम यहाँ पे स्कूल हेडमास्टर की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं जो है एग्जांपल्स वो यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ जो कि एक स्कूल हेडमास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या स्किल्स में शामिल होती हैं। दूसरे नंबर पे है ह्यूमन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड वर्किंग विद देम। उसका टीचर जो है वो किस लेवल का है, कौन से सब्जेक्ट अच्छे पढ़ा लेता है। जैसे प्रमोट होकर टीचर आते हैं, पीएचडी टीचर होते हैं, उनकी 10 से 15 या 20 साल सर्विस होती है, तो उन्होंने जो है वो अपने जो एजुकेशनल कैरियर है उसके बाद जो है प्रोफेशनल लाइफ में सारी ज़िंदगी उन्होंने 20 साल प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाया है। तो अब उनको कौन सा टास्क, कौन सी क्लास के कौन से सब्जेक्ट उनको देने हैं, तो अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड वर्किंग विद देम, उनको किस तरह का टास्क मैंने देना है। इस तरह ये मेरा बंदा जो है वो प्रो एफिशिएंट है, ये एडवांस है, ये एक्टिव है, ये थोड़ा स्लो है, तो किस तरह जो है मैंने इनको लेके चलना है, उनको अंडरस्टैंड करना और उसके मुताबिक उनसे काम लेना। तीसरे नंबर पे है कंसेप्चुअल, अपनी ज़िम्मेदारी को समझना कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान जो है उसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। ऑर्गेनाइजेशन का इनसाइड और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी, दूसरी कम्युनिटीज़, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशनशिप जो है एस्टेब्लिश करना। डिसीजन लेना, प्लानिंग करना और ऑर्गेनाइज करना, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स के। क्यों कौन तुम क्या है अच्छा चलो 2 सेकंड आप वेट कीजिएगा प्लीज़। डॉक्टर अशरफ नंबर है
जी, तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ये सारी जो है वो कंसेप्चुअल जो स्किल्स हैं इनके अंदर आते हैं। रॉबर्ट कार्ट्स ने ये 3 जो है वो मैनेजमेंट स्किल्स ये इंट्रोड्यूस करवाई थी, इनका कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो है एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से डिफरेंट एलिमेंट्स इनके बताए हैं, तो ये हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले 1957 में हेनरी फ्योल ने POCC प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 3 जो है ये टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी हेनरी फ्योल ने। और ये MCQs में ऐसे भी पूछा जाता है कि हेनरी फ्योल ने जो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कितने बताए हैं, या ये पूछा जा सकता है कि POCC ऐसे दिया गया होगा तो O स्टैंड्स फॉर तो इस तरह से जो है MCQs में ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। कमांडिंग जो है वो लीडिंग को वैसे कहा जाता है, ये बाकी जो है इसकी डिटेल हम नीचे जाके देखेंगे अभी। उसके बाद गुलिक एंड उर्विक ने 1961 में, ये ब्रिटिश थे, इन्होंने कीवर्ड पोस्ट कॉर्ब इंट्रोड्यूस करवाया मैनेजमेंट के लिए। तो P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S स्टैंड फॉर स्टाफिंग, D स्टैंड फॉर डायरेक्टिंग, CO स्टैंड फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग एंड B स्टैंड फॉर बजटिंग। ये समटाइम ऐसे पूछा जाता है कि जो गुलिक एंड उर्विक हैं इन्होंने जो कीवर्ड इंट्रोड्यूस करवाया पोस्ट कॉर्प, तो इसमें कितने एलिमेंट्स का जिक्र है। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एलिमेंट्स का जिक्र है। समटाइम जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओ जो है शायद ये वाला ओ ये ऑर्गेनाइजिंग है तो ये और कोई और चीज़ है। तो ये पोस्ट कॉर्प जो है वो 7 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले प्लानिंग है, तो प्लानिंग को देखते हैं कि प्लानिंग क्या चीज़ है। ये ऊपर भी डिस्कस हुआ है हेनरी फ्योल के जो 5 एलिमेंट्स हैं उनमें भी। तो प्लानिंग क्या होता है, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, कब करना है, कैसे करना है और किसने करना है, तो क्या करना है, ये प्लानिंग होता है। यानी हमने जो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्लास में जो कुछ करनी है हम उसके पहले एक स्केजुअल, एक हर चीज़ उसकी तश्कील देते हैं, इसको हम प्लानिंग कहते हैं। यानी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी टू डिटरमाइन अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर फ्यूचर नीड्स, हमारे जो फ्यूचर की नीड्स हैं उनके लिए हम एक प्लान तश्कील देते हैं जिसको हम प्लानिंग कहते हैं। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू इज़ कॉल्ड प्लानिंग। दूसरे नंबर पे है ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने प्लानिंग कर ली तो दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कि ये हमारे पास ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे पास अवेलेबल स्टाफ है, ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो अपने स्कूल के जितने भी अवेलेबल ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज हैं, स्कूल में 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं ओवरऑल अगर हम बात करें, एक ह्यूमन और दूसरा मटेरियल। ह्यूमन में टीचर, स्टूडेंट, क्लास 4, क्लर्क, गेट कीपर, सिक्योरिटी गार्ड, स्कूल काउंसिल मेम्बरान वगैरह, ये सारे आ जाते हैं। और जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उसमें स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, फर्नीचर, उसके साथ बाउंड्री वाल, प्लेग्राउंड, लॉन, लैब, लेबॉर्ट्री, वाशरूम, ऑफिस, ये कंप्यूटर लैब, ये सारी चीज़ें हमारे जो है उसमें आ जाती हैं ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज में। तो इनकी जो है ऑर्गेनाइज करना, इनको अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मेकिंग ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एनेबल सक्सेसफुल कैरिंग आउट ऑफ प्लान। जो प्लान हमने बनाया तो उसकी जो है तकमील के लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑप्टिमम इस्तेमाल और इसके साथ साथ जो ड्यूटीज़ हैं उनकी अलॉटमेंट, ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग। अब हम देखेंगे
कि कहीं पे हमारे पास स्टाफ की डेफिशिएंसी है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे नए लोग जो है वो हायर करेंगे, क्लास 4 है, टीचर है, तो स्टाफिंग कहलाएगा। स्टाफिंग में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड डेवलपिंग द रिक्वायर्ड पर्सनल टू फिल इन द वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक इदारे में जो खाली सीटें होती हैं वहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है ये क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। तो ये भी जो है हम इसी चैप्टर में आगे जाके कहीं देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। उसके बाद डायरेक्टिंग क्या होता है कि स्टाफ डायरेक्ट हो गया, स्टाफ हायर कर लिया, ऑर्गेनाइज चीज़ें हो गई, हमने ड्यूटीज़ असाइन कर दी, प्लानिंग पहले से हो चुकी है, अब इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाएंगी, गाइडलाइंस दी जाएगी कि भाई आपका ये टास्क है, आपने इसको ऐसे ऐसे करना है। कहीं पे अगर टास्क सही तरीके से नहीं हो रहा तो फिर उसकी काउंसलिंग की जाएगी कि ऐसे नहीं यार, इसको ऐसे करें, उनको मोटिवेट किया जाएगा। जो अच्छा कर रहे होंगे उनको जो है मोटिवेट किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा, और जो नहीं कर रहे होंगे तो उनकी हौसला अफजाई की जाएगी कि आप जो है ऐसे ऐसे करें, उनको सपोर्ट किया जाएगा। तो ये डायरेक्टिंग कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडेंस, काउंसलिंग, मोटिवेशन एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन जो है जैसे हमने ऊपर बात की है ऑर्गेनाइजेशन में कि हम रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात कहाँ पे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, या अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटीज़ की। अब कोऑर्डिनेशन में इंटर रिलेटिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ वर्क। अब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इदारे के डिफरेंट पार्ट्स हैं, प्राइमरी सेक्शन, मिडिल सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन, लैब टीचर, इसी तरह जो हमारी लाइब्रेरी होती है उसका लाइब्रेरी इंचार्ज वगैरह। तो सबको हम क्या करते हैं, जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर है जिनकी मुख्तलिफ असाइनमेंट हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, आपस में इंटर रिलेट करते हैं। तो इंटर रिलेशन जो है ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है, या डिफरेंट पार्ट्स को या कंपोनेंट्स को एक इदारे के उनको आपस में इकट्ठा करके मकासद के उसूल के लिए इस्तेमाल करना, ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। उसके बाद रिपोर्टिंग। अब यहाँ पे देखेंगे जो लोग सही तरह से काम नहीं कर रहे तो मैनेजर जो है वो क्या करता है, अपने से जो सुप्रीम या हायर अथॉरिटी होती है उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्ज़र्व करके रिपोर्ट करता है। जैसे हमारे स्कूल में हेडमास्टर जो है वो किसी हेड के ख़िलाफ़ रिपोर्ट ऊपर लिख देता है कि ये मेरे साथ तावन नहीं कर रहा जो है, या फिर वो सरेंडर सस्पेंड भी कर सकता है। इसी तरह असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो हैं वो प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल्स में जिनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस जो है अप टू द मार्क नहीं है, वो इस तरह से ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हैं स्कूल इंतज़ामिया के ख़िलाफ़, हेड के ख़िलाफ़, तो फिर उनकी रिपोर्ट कर देते हैं। और एंड पे है फिर बजटिंग क्या होता है कि एक हमारा जो प्रोजेक्ट है तो उसके लिए हम कितना एक्सपेंसेस कितने हैं हर साल, जो जिसके अकाउंट से तनख्वाह आती है, चाहे वो स्कूल का हेडमास्टर है वो भी डीडी होता है, ये भी इसी चैप्टर में हम देखेंगे, या फिर एक तहसील का जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल का ऑफिसर होता है जिसको डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कहा जाता है, तो उसके अकाउंट में तनख्वाह आती है पूरे साल की सारे स्टाफ की, तो वो आगे फिर तकसीम होती रहती है। तो इसको हम कहते हैं बजटिंग। इसमें एस्टीमेट लगाया जाता है कि मेरे जो तहसील है या मेरे स्कूल में 20 टीचर हैं, SST, EST, PST, क्लर्क, क्लास 4 इतने हैं, इनकी लमसम सैलरी जो है वो इतनी तकरीबन बनती है, तो मेरा जो 2022 का बजट है तो वो इतना होना चाहिए, या 23 का इतना होना चाहिए, और मेरी जो यूटिलाइजेशन पिछले साल हुई है वो ये है। तो इसको हम कहते हैं एस्टिमेशन। और एक्सपेंडिचर के हमारा कितना हमें रिक्वायरमेंट है उसकी एस्टिमेशन, और फिर एक्सपेंडिचर जो है उस पर ख़र्च कितना हुआ, इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, बजटिंग कहते हैं। इट इज़ एस्टिमेशन और एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसमें नीड हमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एलोकेशन किस सेक्शन के लिए किस हिस्से के लिए हमें कितना जो है वो बजट चाहिए, एक्सपेंडिचर इस पे हमारा खर्च कितना हुआ है। तो नीड, एलोकेशन और एक्सपेंडिचर ये 3 हिस्से इसमें आते हैं बजटिंग में। नीड, एलोकेशन, एक्सपेंडिचर, प्लान टू एक्वायर एंड यूज़ रिसोर्सेज टू अटेन दोज ऑब्जेक्टिव। यानी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं उनके हसूल के लिए हम क्या करते हैं, जो बजटिंग या फाइनेंसिंग करते हैं इसको हम बजटिंग कहते हैं। उसके ये थे गुलिक एंड उविक के। उसके बाद कोंट्स एंड डोनल, इन्होंने 1964 में जो है अपनी एक किताब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड एनालिसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन, इसके अंदर पोस्टडिक POSDC ये जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, दूसरे के जो परफॉर्मेंस है उसको ऑब्ज़र्व करना, उसमें जहाँ पे मिस्टेक्स हैं, एरर्स हैं, तो उनको क्या करना, दुरुस्त करना, इसको हम कंट्रोलिंग कहते हैं। कंट्रोलिंग इज़ अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू चेक एरर्स इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शन। दिस इज़ डन टू मिनिमाइज डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड्स। जो नॉर्मल रूल्स हैं
कि ऐसे ऐसे काम करना है, उससे हट के अगर हो रहा होता है तो कंट्रोलिंग जो है इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इन एरर्स को, इन मिस्टेक्स को रिमूव करके सही जो है वो रास्ता चुना जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए। डेल ने 1965 में पोस्ट डीर ये जो कंपोनेंट है इंट्रोड्यूस करवाया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन्वॉल्विंग एंड रिपोर्टिंग। इसी तरह जॉर्ज एंड जेरे ने POAC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जो है इंट्रोड्यूस करवाए हैं एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम। तो इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है इन टर्म्स की, इन वर्ड्स की, वो मैंने आपको बता दी है। तो एक पेज के ऊपर जो है आप लिख के या किसी भी तरह से इनको आपने याद जो है वो लाजमी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये लाजमी पूछे जाते हैं। ख़ास तौर पर जो हेड का एग्ज़ाम होता है उसमें इन चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें जो है वो ली जाती हैं इस सब्जेक्ट से। थियरी एक्स एंड थियरी वाई, अब जो मैनेजमेंट की डिफरेंट थियरीज़ हैं अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी सारी थीरीज़ इंशाल्लाह आज भी पढ़ेंगे, कुछ कल भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले थियरी एक्स एंड थियरी वाई। एक प्रोफेसर डॉगलस मैकग्रेगर ने अपनी किताब में 1960 में, किताब का नाम ह्यूमन साइड ऑफ द इंटरप्राइज है, 1960 में उन्होंने ये किताब लिखी। तो इसमें उन्होंने दो थियरीज़ पेश की, थियरी एक्स और थियरी वाई। जी जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कौन बोलना चाह रहा था? जी बिलाल साहब, आपकी आवाज़ हमें नहीं पहुंच रही, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। नहीं सर, कोई और बोलना चाह रहा है। अच्छा चले, किसी का कोई जी ज़ारा यूसुफ, आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही, प्लीज़ आप रीजॉइन कर लीजिए, उसके बाद फिर पूछ लीजिएगा क्वेश्चन। तो थियरी एक्स एंड वाई की हम बात कर रहे थे। ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइज 1960 में डॉगलस मैकग्रेगर ने किताब लिखी अपनी। तो इसमें उन्होंने दो जो है अपोजिंग कंट्रास्टिंग परसेप्शन बताए, हाउ एंड वाई पीपल वर्क, जो है लोग कब और कैसे और क्यों जो है वो काम करते हैं। तो थियरी एक्स और वाई उन्होंने फार्मूलेट की और उन्होंने कहा कि ये एक्स और वाई थीरीज़ जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थीरी है, तो ये उस पर बेस करती हैं दोनों थीरीज़। तो पहली थीरी मैकग्रेगर ने जो बताई वो थीरी एक्स है, दूसरी थीरी वाई है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे हमने हायरार्की ऑफ नीड्स में जो नीड सेटिस्फेक्शन पढ़ी थी, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर बिलोंगिंगनेस, फिर सेल्फ इस्टीम और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये शायद आपने तो नहीं पढ़ी होंगी, साइकोलॉजी के चैप्टर में इंशाल्लाह हम जाके अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो डिटेल में देखेंगे। तो ये 5 डिफरेंट जो है नीड्स हैं जो कि मैस्लो ने इंट्रोड्यूस करवाई थी हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, तो उसमें डिस्कस की गई थी। तो मैकग्रेगर ने क्या कहा, इसने कहा कि वर्कर्स जो है वो मोटिवेट होते हैं अपनी लो लेवल नीड से। ये जो बेसिक नीड्स होते हैं जिसको फिजियोलॉजिकल नीड्स कहते हैं हम, और उसके साथ साथ सेफ्टी और बिलोंगिंगनेस नीड, ये जो है वो बेसिक लेवल की, लो लेवल की नीड्स होती हैं। asserts that workers are motivated by their basic or low level needs। उसके बाद थ्योरी एक्स कहती है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो यहाँ पे हम टीचर की मिसाल, क्लास 4 की मिसाल क्लर्क की लेंगे, कि टीचर, क्लास 4 और जो क्लर्क हैं ये क्या होते हैं, वो लेज़ी होते हैं, वो काम करने से कतराते हैं। उनको कोई असाइनमेंट दी जाए तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं करते, इसलिए उनको जो काम दिया जाए फिर उन पर उसको कंटिन्यूसली उसको ऑब्ज़र्व या सुपरवाइज़ किया जाए डायरेक्टली, खुद खड़े होके, तब जो है वो बेहतर काम करते हैं। तो थ्योरी एक्स ये कहती है कि टीचर जो टीचर हैं या वर्कर्स हैं वो क्या होते हैं, क्लास 4 क्लर्क, वो क्या होते हैं, लेज़ी होते हैं और ये काम करने से कतराते हैं और इन पे कांस्टेंट फोकस की ज़रूरत है, जिसको हम डायरेक्ट सुपरविजन कहते हैं। इसमें जो मैनेजर होता है वो ऑटोक्रेटिक होता है, अथॉरिटेरियन होता है, उसका जो बिहेवियर है वो सख्त होता है और वो जो चीज़ें, जो डिसीजन लेता है वो किसी की मशावरत से नहीं लेता, यानी कोई इनपुट या फीडबैक नहीं लेता, अपनी टीम से खुद डिसाइड करता है, ख़ुद उस पर उसको इम्प्लीमेंट कराता है। और इसमें जो वर्कर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट से, यानी उसको किसी काम में कहीं पे कोई दिलचस्पी नज़र आती है, उनको लग रहा है कि मुझे इंसेंटिव मिलेगा, तो वो अच्छा काम करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। अवॉइड करते हैं डिसकम्फर्ट से। वो जब देख रहे होते हैं कि उनके ऊपर एक बंदा खड़ा है, उनके सर पे सवार है, तो वो फिर क्या करते हैं, उसको अच्छे तरह से उस टास्क को परफॉर्म करते हैं। जी सर।
तो सब पहुंच गया उधर से, तो सब पहुंच गया अभी, तो सब बात भी मेरी मेरे को दवाई की नहीं है, तो मैं चेक कर यार सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो सर आवाज नहीं आ रही। जी मेरी कॉल आ गई थी। अच्छा, वर्कर्स आर मोटिवेटेड बाय पर्सनल इंटरेस्ट, अवॉइड डिसकम्फर्ट एंड सीक प्लेजर। वो देखते हैं कि मेरा मैनेजर, मेरा हेड जो है वो मुझे बाहर से देख रहा है, तो वो जो है अच्छा पढ़ाते हैं, क्लास 4 जो है वो प्लेग्राउंड में अच्छी तरह से वो बाल सफाई का काम कर रहे हैं, और क्लर्क जो है अपना मैनुअल वर्क अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगर वो साइड पे होता है तो वो फिर अपनी जो उनकी लेजीनेस है वही शो करते हैं। तो वर्कर्स मोटिवेट होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट से, डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करने के लिए या प्लेजर को देखने के लिए कि उनको जो है इंसेंटिव मिलेगा। इसके बाद यूजेस कंट्रोल एंड इंसेंटिव प्रोग्राम्स, यानी ये कहते हैं कि आपको जो है ये इंसेंटिव दिए जाएंगे अगर आप जो है अपना काम जो है वो टाइम पे करेंगे वगैरह वगैरह। तो पनिशमेंट और रिवार्ड का कॉन्सेप्ट जो है ये थ्योरी एक्स में मौजूद होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को मुकम्मल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसके ज़िम्मा होती है, वो मैनेजर के ज़िम्मा होती है। और ये जो थ्योरी है ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए, जिसमें जो ये आप कह लें कि जो मैनेजर होता है, जो हेड है, उसका रवैया चूँकि सख्त होता है तो डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो जो इम्पॉर्टेंट इसके एस्पेक्ट्स थे उन सब को मैंने जो है वो उसकी जो फ़ॉन्ट कलर है वो मैंने ग्रीन कर दिया ताकि आप इजी से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद इसके जो बिल्कुल अपोजिंग थी, जो कंसेप्ट जो दिया दूसरी थ्योरी इसने दी है मैकग्रेगर ने, वो थ्योरी वाई है। तो इसमें कहा जाता है, जैसे ऊपर हमने कहा कि थ्योरी एक्स में के जो वर्कर्स हैं वो लेज़ी हैं, वो काम करने से कतराते हैं, उनको कंटिन्यूस या कंसिस्टेंट एक फोकस की या सुपरविज़न की ज़रूरत। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो हैं एम्प्लॉयज़ वो एम्बिशियस होते हैं, उनको काम करने की उनके अंदर जज्बा होता है, वो सेल्फ़ डायरेक्टेड होते हैं, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सेल्फ़ मोटिवेट होते हैं और वो विलिंग टू वर्क होते हैं, वो काम करना ख़ुद से जो है दिल से काम करते हैं और करना चाह रहे होते हैं। एम्प्लॉयज़ हैव अ चॉइस एंड दे प्रेफर टू डू अ गुड जॉब एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जैसे हमने बात की है कि हायरार्की की जो थ्योरी है मैस्लो की, उसके 5 लेवल्स हैं: फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसकी लास्ट स्टेज है। ये वो स्टेज होती है जिसमें एक इंडिविजुअल देखता है कि मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये बन सकता हूँ, ये तो मेरे लिए मुश्किल ही नहीं है, मैं ये तरतीब दे देता हूँ, ये काम मैं कर, इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये थ्योरी जो वाई है यही चीज़ कह रही है कि जो इंडिविजुअल हैं, जो वर्कर्स हैं, वो एम्बिशियस होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड और विलिंग टू वर्क होता है, उनके अंदर ये सलाहियतें मौजूद होती हैं। तो वो क्या करते हैं, किस स्टेज पे होते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज पे होते हैं। और इसमें जो एक लीडर है वो अपनी टीम के साथ, ऊपर हमने देखा कि अपनी टीम या वर्कर टीचर से कोई इनपुट नहीं लेता और उनके किसी भी फीडबैक को जो है वो कंसीडर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे वो फीडबैक जो उनकी तरफ से आता है, कोई सजेशंस आती हैं तो वो उनसे एक तो इनपुट भी लेता है और उनकी तरफ से उस काम के मुकम्मल होने के बाद जो फीडबैक आता है उसको भी कंसीडर करता है। और इसमें ऊपर हमने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजर की। यहाँ पे दोनों जो हैं उसकी सुपरविज़न में, थोड़ी सी सुपरविज़न में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन ले रहा होता है, वर्कर्स ले रहे होते हैं। कोलैबोरेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर्स एग्जिस्ट एंड द वर्कर्स मे नीड लिटिल सुपरविज़न। यहाँ पे थोड़ी बहुत सुपरविज़न की ज़रूरत होती है। तो ये मैकग्रेगर की 2 थ्योरीज़ थी। उसके बाद अगली थ्योरी जो थ्योरी जी है जो डॉक्टर विलियम ओची ने दी है, जापानीज़ मैनेजमेंट थ्योरी या जापानीज़ मैनेजमेंट स्टाइल भी इसको कहा जाता है। 1981 में डॉक्टर ओची ने किताब लिखी है थ्योरी जी, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज़ चैलेंज, ये किताब का नाम था। तो इसमें इन्होंने जो थ्योरी जी है इसका इन्होंने जिक्र किया। थ्योरी जी जो है ये कंबाइन करती है अमेरिकन और जापानीज़ मैनेजमेंट अप्रोचेज या स्टाइल्स को। अमेरिकन जो अप्रोच है उसमें कंटिन्यूस सुपरविज़न है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और सुपरविज़न है, ऑब्जेक्टिव्स के हसूल के लिए जो है वो किसी भी तरह से टास्क को कंप्लीट करना है। जबकि जो जापानीज़ मैनेजमेंट है ये रिलाई करते हैं मोस्टली अपने वर्कर्स के ऊपर कि वर्कर्स हमारे एम्बिशियस हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हैं, ख़ुद से वो काम करना चाहते हैं।
तो ये थ्योरी जो है ये कम्बिनेशन है किस चीज़ का, अमेरिकन और जापानीज़ मैनेजमेंट स्टाइल का। अब इसमें सबसे जो की फैक्टर है वो कौन सा है, या आप कह लें कि सिंगल नेम या सिंगल वर्ड जो कि थ्योरी जी का अल्टरनेट है, वो कौन सा है, एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी। कि एम्प्लॉयज़ इसमें जो जितने भी वर्कर्स होते हैं वो अपने इदारे के साथ मुखलिस होते हैं, वो दिल से काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी टू ऑर्गेनाइजेशन एंड वेल बीइंग ऑफ एम्प्लॉय एंड देयर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद इसमें जो फ्रीडम दी जाती है उनको कि वो अपनी मर्ज़ी से चॉइसेस दी जाती हैं, फ्रीडम दी जाती है, उन पर एतमाद किया जाता है कि आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डिसाइड करें, सिलेक्ट करें और अपनी मर्ज़ी से आप उनको परफॉर्म करें। तो इसमें ट्रस्ट, फ्रीडम और एम्प्लॉयज़ की लॉयल्टी, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टास्क की कंप्लीट करने की, वो मोस्टली जो है वो किसके ऊपर होती है, टोटली वर्कर्स के ऊपर होती है। तो ये 3 थीरीज़ थी। इसमें जो है इनके एक्सपोनेंट या फाउंडर का नाम भी पूछा जाता है और समटाइम को करैक्टर दे के पूछा जाता है कि ये किस थ्योरी का करैक्टर है। ये 3 थीरीज़ थी बेसिक। उसके बाद हम देखते हैं ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी बाय एल्टन मायो। 1920 में एल्टन मायो ने एक थ्योरी दी, ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी। इस जो सदी है, इस दौरान जो है एक कॉन्सेप्ट चल रहा था जिसको हम टेररिज्म कहते हैं। अगली स्लाइड में हम जाके अभी पढ़ेंगे। टेररिज्म में ये कहा जाता था, ये कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जो इंडिविजुअल्स हैं या वर्कर्स होते हैं वो एक मशीन की तरह हैं, उनको जैसे मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें और उनको आप इंसेंटिव दें, उनकी जो है वो पे बढ़ा दें। तो 8 घंटे के बजाय आप उनसे 16 घंटे काम दें, आप उनको एडिशनल जो है उनको पे करें तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसी ड्यूरेशन का आप उनका पैकेज बढ़ा दें, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो जिस लेवल पे काम कर रहा है उसका करंट लेवल एनालाइज करें। अगर वो अपने कम लेवल से काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा लेवल का काम दे दें, ज़्यादा उसको असाइनमेंट दे दें। बस मकसद ये था कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है आपने, तो आप उनकी तनख्वाह थोड़ी सी इंसेंटिव उनके बढ़ा दें, जिस तरह मर्ज़ी अनएथिकली आप उनको अनरियलिस्टिक इन्वायरमेंट में आप उनसे जो मर्ज़ी काम ले लें। ये एक कॉन्सेप्ट था टेररिज्म का। तो एल्टन मायो ने कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं है कि इंसान है, वो मशीन नहीं है। तो इसने सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंट किए, हाथॉन एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं। हाथॉन कहते हैं कि एक हेड जो है वो देख रहा है कि उसका टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर उस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि उसका हेड उसको देख रहा है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाता है, मिसालों से समझा रहा है। बिलाल साहब अपना माइक ऑफ कर दें। मिसालों से समझा रहा है, वो एक्टिविटीज़ करा रहा है, तो ये सारी चीज़ें वो उसमें शामिल कर रहा है। तो इसको कहते हैं हॉथॉर्न इफ़ेक्ट कि मैं इसलिए अच्छा पढ़ाऊँ क्योंकि मेरा हेड मुझे देख रहा है। ठीक है, तो वो फैक्टर जो एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को इस वजह से इंक्रीज़ कर दे कि मैं जो है अंडर ऑब्जर्वेशन हूँ। ये मज़र साहब, ये किसका माइक ऑन है? प्लीज़ माइक ऑफ करके रखा करें। अच्छा, तो ये थ्योरी उसने दी, इसकी हम डिटेल अब देखते हैं। एल्टन मायो एन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट फ्राम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट मूवमेंट के ये भी एक मेंबर थे। एट द टाइम टेलरिज्म, उस वक्त जो है टेलरिज्म वो बड़ा वेल नोन एक थ्योरी थी मैनेजमेंट की। और द एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन द वर्क प्लेस टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, टेलरिज्म की थ्योरी को साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये उस वक्त बड़ी वेल नोन थी। व्यूड इंडिविजुअल्स एज मशीन दैट कुड वर्क इन अनएथिकल और अनरियलिस्टिक इन्वायरमेंट। तो ये इस कॉन्सेप्ट था टेलरिज्म का। तो इसने जो कॉन्सेप्ट दी एल्टन मायो ने, ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थी, इसमें सबसे पहले हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, यानी जो लेबर थे, वर्कर्स थे, उनके ऊपर उनके मैनेजर को उनके साथ खड़ा करके कि जिस साइड पे मैनेजर जाता वहाँ पे प्रोडक्शन या एफिशिएंसी से काम जो है वो होने लग जाता। तो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए। दूसरे नंबर पे इसने कहा कि ह्यूमंस जो है वो मशीन नहीं है, तो आप उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने पे फोकस करें, ना कि उनकी सैलरी को। दूसरा ग्रुप डायनामिक्स, इसने कहा कि आपने अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो ग्रुप डायनामिक्स यानी जो वर्कर्स हैं उनके जो टीम रिलेशंस हैं उनको आप इंक्रीज़ करें, बूस्ट अप करें। और इसने कहा कि मैनेजर जो होता है उसको एटलीस्ट जो इंडिविजुअल्स हैं, वर्कर्स हैं, उनकी यूनिक नीड्स का कि कौन किस लेवल पे काम कर सकता है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये नहीं है कि एक बंदा उस लेवल पे काम नहीं कर सकता तो उसको आप जो है वो असाइनमेंट दे रहे हो। उसके बाद कम्युनिकेशन जो है मैनेजर और वर्कर्स के दरमियान ये भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लोगों को सिर्फ कंपनसेशन की बेस पे मोटिवेट ना किया जाए कि हम आपको 500 के बजाय 700 आपकी दिहाड़ी कर देंगे तो आपने ये जो है ट्रक एक लोड कर देना है वगैरह। या अगर हम स्कूल में लेवल पे बात करें
कि आपको जो है वो बेस्ट टीचर अवार्ड दिया जाएगा या स्कूल का बेस्ट टीचर कंसिडर किया जाएगा अगर आप जो है ये काम इस तरह से कर दें या क्लास वर्क वगैरह वगैरह। तो लोगों को सिर्फ जो है हम कंपनसेशन पे मोटिवेट ना करें, बल्कि हम क्या करें, ह्यूमन रिलेशन जो है उनको पहले कंसिडर करें। तो ये ह्यूमन रिलेशंस पर्सपेक्टिव थ्योरी का कॉन्सेप्ट था जो एल्टन मायो ने 1920 में दी। उसके बाद है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का दूसरा नाम टेलरिज्म भी है। ये फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने थ्योरी दी थी। इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का दूसरा नाम टेलरिज्म है। फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दी। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर इसको कहा जाता है। कब दी? 1909 में। जैसे अभी हमने बात की है कि 1920 में कौन सी थ्योरी आई थी? ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी 1920 में आई। किसके रिएक्शन में आई? ये मैंने स्पेस को एडजस्ट करने के लिए पहले ऐड कर दी है, तो आपने पहले बेशक इसको पढ़ लेना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी 1909 में किसने दी है? टेलर ने। कहाँ पे दी है? अपनी किताब द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनी किताब में दी है। और जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, टेलर के नज़दीक आप क्या करें, उनकी जो है इंसेंटिव्स है, कंपनसेशन है, यानी पे मनी पैकेज, ये आप बढ़ा दें तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। He believed that all workers were motivated by money, promoted the idea of a fair day work for a fair day, pay for a fair day work। आप जिस दिन अच्छा वर्क करेंगे उस दिन आपको उतनी अच्छी सैलरी या पैकेज मिलेगा। और इसने एक टर्म जो है सोल्जरिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी। सोल्जरिंग में इसने ये कहा कि कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो अपने कैपेसिटी लेवल से भी कम कैपेसिटी लेवल में, कम एरिया में या इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के कम वहाँ पे जहाँ पे वो थोड़ा काम कर रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा कर सकते हैं, तो इनको एडजस्ट किया जाना चाहिए वहाँ पे जहाँ पे इनकी ज़रूरत है। इसको सोल्जरिंग का नाम दिया गया। वर्कर्स वर्किंग बिलो देयर कैपेसिटी लेवल, तो ये टर्म इसने इंट्रोड्यूस कराई थी। और इसका जो मेजर फोकस था वो किस चीज़ के ऊपर था? प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यानी इंडस्ट्री की जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, ये इसका फोकस था। इसके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम कुक था, उसने टेलर की जो थ्योरी है इसको फॉलो किया और इसको अप्लाई किया म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। म्यूनिसिपल ये हमारी जो होती हैं म्यूनिसिपल कमेटीज़, इनसे रिलेटेड है, और इंडस्ट्रियल तो इंडस्ट्री से। तो इसने भी, कुक ने जो है काम किया टेलर के साथ, टेलर के अंडर म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में। ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि किसने जो है इसके टेलर की थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पे काम किया था, तो ये कुक ने किया था। उसके बाद 14 इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। सबसे पहले है रिप्लेस द थंब रोल। रोल ऑफ थंब या थंब रोल क्या होता है? थंब रोल ये है कि जो पहले से ख़ुद साख्ता हमारे एक रूल्स बनाए हुए हैं कि जी ये बंदा जो है 8 साल यहाँ पे ऐसे जो है वो जो गठड़ियाँ हैं ये ला देगा ट्रक के ऊपर, उसके बाद इसकी 8 साल के बाद इसकी प्रमोशन होगी। उसने कहा ये चीज़ें ख़त्म कर दें, ये जो थंब रूल्स आपने बनाए हुए हैं ये ख़त्म करके, बल्कि क्या करें, साइंटिफिक बेसिस पे आप वर्कर्स की सिलेक्शन करें उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि वो किस लेवल की उनके अंदर कैपेसिटी है, कौन सा काम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या था? रिप्लेस वर्किंग बाय रूल ऑफ थंब। दूसरा साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी एंड मोटिवेशन, कि वो कौन सा काम करना चाहते हैं और उनकी सलाहियतें क्या क्या हैं, उनकी बेस पे उनको सेलेक्ट किया जाए और उस काम के लिए उनका तयन किया जाए, उनको उस काम के पे मुतय्यन किया जाए। उसके तीसरे नंबर पे है मॉनिटर वर्किंग परफॉर्मेंस। अब आपने उसको उस काम पे लगा दिया तो उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें। जहाँ पे उसकी कोई डेफिशिएंसी आपको नज़र आती है तो क्या करें, प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, यानी उसको ट्रेनिंग दें उस काम से रिलेटेड। और उसके बाद डिवीज़न ऑफ वर्क, आप जो काम है उसको क्या करें, तकसीम कर दें, यानी सारे का सारा जो उसका काम है एक ऑर्गेनाइजेशन का उसके वर्कर्स के दरमियान तकसीम कर दें। तो ये 4 प्रिंसिपल्स थे। कौन कौन से? रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करना, साइंटिफिक सिलेक्शन करना, मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को ट्रेनिंग देना और डिवीजन ऑफ वर्क। एस्पिरिट, डी कॉप्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये अगली स्लाइड पे हम देखेंगे शायद। हाँ जी, तो ये यहाँ पे जो है ये गलती से ऐड हो गया, इसको मैं रिमूव कर दूँगा। तो टेलर, लॉरेंस गांट और फ्रैंक लिलियन गिलबर्ट, इन्होंने जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर काम किया था। ऊपर हमने कुक की बात की है, उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। टेलर, गांट और फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट, इन्होंने काम किया। ये फ्रैंक और गिलबर्ट जो है ये मियाँ बीवी थे। टीम ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये जो इसकी मैनेजमेंट की डिफरेंट टीम्स थी, तो साइंस और टीम ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो इस टीम के ये रुकन थे, दोनों मेंबर थे।
फ्रैंक एंड गिलबर्ट ये हस्बैंड वाइफ थे। उसके बाद ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, ये आज की हमारी लास्ट स्लाइड है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, इसको मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। हेनरी फ्योल ने दी ऑपरेशनल, इसको ऑपरेशनल या जो मॉडर्न मैनेजमेंट है इसका फादर भी कहा जाता है। जैसे हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की तो वो 1909 में पेश हुई, जिसका किसने पेश की, हेनरी फ्योल ने, उसने फ्रेडरिक टेलर ने पेश की और उसको टेलरिज्म कहा गया। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है, ये किसने दी है, हेनरी फ्योल ने दी है। और ये कब दी है, 1916 में इसने पेश की, और इंग्लिश में इसका जो ट्रांसलेशन है वो 1949 में पब्लिश हुआ। इसको फादर ऑफ ऑपरेशनल या मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। जैसे हमने बात की कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है वो किस चीज़ पे बेस करती है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे। ये देखें यहाँ पे, दिस थ्योरी फोकस्ड प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जबकि जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी है ये किस चीज़ पे फोकस करती है, दिस थ्योरी इज़ मैनेजर ओरिएंटेड, यानी मैनेजर ने किस तरह अपनी टीम को लेके चलना है, ये इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। फ्योल यूज द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेड ऑफ मैनेजमेंट, इसने एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड मैनेजमेंट की जगह पे यूटिलाइज़ किया। और जैसे हमने पिछली एक स्लाइड में फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में देखा कि हेनरी फ्योल ने 5 फंक्शन इंट्रोड्यूस कराए थे। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके साथ साथ हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को मैनेज करने के, इसने 14 प्रिंसिपल दिए। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क है कि आप जो है अपने काम की तकसीम करें, जिसके जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन भी कहा जाता है। ये 3 टर्म्स इसके लिए यूज़ होते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ लेबर। ये एक ही चीज़ के 4 नाम हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसको क्या अख्तियार होगा, किसकी क्या ज़िम्मेदारी होगी, डिसिप्लिन, रूल्स क्या होंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, जो सुप्रीम लीडर है एक इदारे का वो कमांड की जो है लीडिंग की या कमांड का अख्तियार एक बंदे के पास होगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अख्तियारात डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन का अख्तियार भी एक ही सुप्रीम जो कमांडेंट है उसके पास होगा। और सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको उनके हसूल के लिए जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उनको क्या किया जाएगा, सबऑर्डिनेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद रेम्यूनरेशन है, प्रॉपर मुआवजा दिया जाएगा। सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन कहते हैं अख्तियारात का एक ही जगह पे इकट्ठा होना, यानी ये नहीं है कि अख्तियारात जो है एक बड़े ऑफिसर से छोटे फिर छोटे फिर छोटे में तकसीम हो, ऐसे नहीं होगा। उसके बाद स्केलर चेन है, प्रॉपर हायरार्की होगी हायर से लोअर फॉर्मेशन पर, और प्रॉपर उसका आर्डर यानी एक सीक्वेंस होगा। इक्विटी होगी, इक्विटी से मुराद ये होता है कि वसाइल की ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम इंशाल्लाह किसी और जगह पे डिटेल में इक्विटी और इक्वालिटी ये हम टीचिंग लर्निंग में जाके इसकी डिटेल देख लेंगे। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, जो एक इंडिविजुअल काम कर रहा है उसके टेन्योर, उसका जो ड्यूरेशन है उसकी स्टेबिलिटी। उसके बाद इनिशिएटिव्स हैं, नई जो चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करना। एस्पिरिट डी कॉप्स, म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को एक ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स के जो होते हैं उनके दरमियान बिल्ड करना, इसको एस्पिरिट डी कॉप्स कहा जाता है। तो ये जो है ये फंक्शन थे जो 14 प्रिंसिपल दिए थे हेनरी फ्योल ने, तो ये हमने उनकी बात की है। ये हमारा आज का टॉपिक था। किसी को कोई किसी बात की समझ नहीं लगी, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन या इम्प्रूवमेंट, तो वो आप जो है लाजमी मेरे